आज हम हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर एक फिजिक्स का और टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है। लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर इससे 2 क्वेश्चन 100% आते हैं जो अभी हम रैपिड फास्ट तरीके से तैयार कर लेंगे। इससे पहले हमने लॉजिक गेट और एसएचएम 2 यूनिट हम और इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 टॉपिक हम कर चुके हैं। क्लियर। तो सिलेक्शन सीरीज में आज हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। क्लियर। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है व्यतिकरण। क्लियर। ओके। एक होता है विवर्तन और एक होता है आपका ध्रुवण। क्लियर। तीनों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका रहता है व्यतिकरण। क्लियर। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकेंड नंबर पे ही है। क्लियर। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर इंटरफेरेंस से ही क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको पूरा टॉपिक तैयार करा दूंगा और जो कंटेंट जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ अगर वो ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर। ओके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। क्लियर। सबसे पहले इंटरफेरेंस। क्लियर। ओके। व्यतिकरण। अब जो व्यतिकरण है उसमें एक्चुअली आपको सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए इसकी शर्तें। क्लियर। कंडीशंस। ओके। तो इंटरफेरेंस की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले तो क्या है, 2 तरंगे। क्लियर। ओके। एक ही दिशा। क्लियर। में मैंने कहा क्या होनी चाहिए, संचरित। क्लियर। ओके। होनी चाहिए। क्लियर। यानी डायरेक्शन जो वेव है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर। मैंने कहा जो डायरेक्शन। क्लियर। ओके। ऑफ टू वेव। क्लियर। वो कैसी होनी चाहिए, बोलो सिमिलर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा नंबर 2 क्या है कि उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सिमिलर। मैंने कहा बोलो आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम। क्लियर। ओके। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, समान। ओके। सेम। और जो दोनों तरंगे हैं वो कला संबंध स्रोत, यानी स्रोत जो है, मैंने कहा दोनों तरंगे जो है ओके कला मैंने कहा संबंध। क्लियर। स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स से उत्पन्न हुई होनी चाहिए। क्लियर। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम इंटरफेरेंस करने जा रहे हैं जिन 2 तरंगों के सुपर इम्पोज अध्यारोपण से वो किस सोर्स से उत्पन्न हुई होनी चाहिए, तो उसका नाम है कोहेरेंट सोर्स या कला संबंध स्रोत। ओके। क्योंकि ये वो सोर्स होता है जिससे उत्पन्न तरंगों के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है, जो कलांतर होता है, वो समय के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो इंटरफेरेंस हो पाएगा। क्लियर। तो अब हम नंबर 2 पॉइंट में क्या देखना चाहते हैं कि बोलो आपका व्यतिकरण। क्लियर। ओके। व्यतिकरण का परिणामी। क्लियर। परिणामी आयाम। ओके। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखना चाहते हैं हम। क्लियर। ओके। व्यतिकरण में बोलो परिणामी आयाम यानी रिजल्टेंट। क्लियर। एम्पलीट्यूड। क्लियर। एम्पलीट्यूड। ओके। ऑफ मैंने कहा इंटरफेरेंस। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। जब हम यहाँ पर y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, एक ये वेव है, y2 इजिकल टू a2 साइन ओमेगा टी दूसरी वेव है, और यहाँ पर इनका क्या करते हैं, अध्यारोपण। क्लियर। ओके। के सिद्धांत से। ओके। यानी अकॉर्डिंग टू मैंने कहा सुपर इम्पोज। क्लियर। ओके। सुपर इम्पोज। ओके प्रिंसिपल। ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि y इजिकल टू y1 प्लस y2। क्लियर। और जब यहाँ पर हम बोलो ये a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और यहाँ पर पूरा डेरिवेशन करते हैं तो जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, बोलो क्लियर, जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो एक्चुअली हमें ये मिलती है। क्लियर। ओके। कि y इजिकल टू a साइन ओमेगा टी। क्लियर। और जो a है वही मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और a क्या आता है, मैंने कहा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। क्लियर। ओके। का रूट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है। अब अगर हम तीसरा पॉइंट देखना चाहते हैं
कि व्यतिकरण ओके में परिणामी ओके तीव्रता, क्लियर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, क्लियर। ओके रिजल्टेंट क्या देखना चाहते हैं, बोलो इंटेन ओके सिटी, क्लियर। और बोलो इन ऑफ इंटरफेरेंस, क्लियर, इंटरफेरेंस, क्लियर। तो क्या होगा बोलो यहाँ पर कि इंटर यानी जो आपकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, क्लियर, और जो आयाम होता है उसमें एक्चुअली रिलेशन ऐसा होता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख दूं ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस बोलो थीटा। तो डेफिनेटली ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, ए वन स्क्वायर की जगह आई वन, ए टू की जगह आई टू, और यहाँ पर टू रूट आई वन रूट आई टू और कॉस थीटा। इस तरह से ये हमें क्या मिल गया बोलो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई। अगर ये दो फॉर्मूले याद है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली बोलो इंटरफेरेंस के टाइप की स्टडी करने में। तो अभी हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, नंबर 4th पॉइंट, क्लियर। मैंने कहा टाइप्स ओके ऑफ इंटरफेरेंस, क्लियर। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार, ठीक है। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, क्लियर। एक को बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, ओके, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, क्लियर। एक समपोषी और एक होता है बोलो विनाशी, क्लियर, व्यतिकरण, ओके। यहाँ पर एक को मैंने क्या नाम दिया, कंस्ट्रक्टिव, क्लियर, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर, इंटर बोलो पेरेंस, क्लियर, ओके, और एक है बोलो डिस्ट्रक्टिव, क्लियर, इंटरफेरेंस, क्लियर, इंटर बोलो पेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर हम बात करें समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की, क्लियर, तो समपोषी व्यतिकरण कब होगा तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं नंबर 1 बोलो यहाँ पर कलांतर, क्लियर, फेज डिफरेंस की बात करें, क्लियर, ओके, तो फेज डिफरेंस जो है वो जब डेल्टा फाई जो है वो अगर आपका 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से अगर होगा तो ये वाला इंटरफेरेंस होगा। और अगर यहाँ पर मैंने कहा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई अगर इस तरह का होगा तो ये वाला होगा, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें पथांतर, क्लियर, ओके, पाथ डिफरेंस, क्लियर, पाथ ओके डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स, क्लियर। और ये आपका जब भी 0 लैम्डा 2 लैम्डा, क्लियर, ओके, यहाँ पर 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरह से होगा तो ये होगा। और मैंने कहा यहाँ पर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 इस तरह का होगा तो ये होगा। आई होप आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो पता चल गया होगा। अब यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो आपको मैंने कहा वैसे फॉर्मूला क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा और उसका रूट, क्लियर। अब आपको मैंने कहा यहाँ जो है वो 0 ले 2 पाई ले तो आपको पता है cos 0 ले तो उसकी वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 ओके a2, क्लियर, का रूट ये मिलेगा। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि बोलो बचपन में हमने पढ़ा है a1 प्लस a2 का स्क्वायर का सॉल्यूशन होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा उसको हम a1 प्लस a2 का स्क्वायर का रूट कर सकते हैं तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो a1 प्लस a2 मिलेगा, क्लियर। और यहाँ पर अगर मैंने कहा यही फॉर्मूला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा का रूट, और आपको पता है ये वाला होने के लिए पाई 3 पाई
इस तरह का बोलो फेज डिफरेंस लेना पड़ता है। और cos पाई यानी 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 बोलो आपका ये हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर भी जानते हैं, बचपन में पढ़ा हमने, a1 माइनस a2 का स्क्वायर जो होता है वो उसका सॉल्यूशन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर a मिनिमम करेंगे तो वो क्या आएगा, a1 माइनस a2 का स्क्वायर का रूट। तो फाइनली हमें क्या पता चल गया कि a मिनिमम क्या होता है, a1 माइनस a2। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो समझ में आया होगा। आपको प्रोसेस इसलिए पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर ने बोला कि जो आपका एंगल है वो 60 है, 40 है, 45 है, बोलो 30 है, तो फिर आपको निकालने का तरीका भी आना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, रिजल्टेंट मैंने कहा इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, तीव्रता की बात करें तो आपको यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos थीटा। और जब आपका ये बोलो आपका 0 है, 2 पाई है, ये होगा तो I मैक्सिमम जो आएगा वो रूट I1 प्लस रूट I2 क्लियर ओके का क्या आएगा, स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से अगर हम I मिनिमम की बात करें ओके इसमें विनाशी व्यतिकरण में, तो ओरिजिनल फॉर्मूला यही रहेगा। क्लियर? 2 रूट I1 रूट I2 और मैंने कहा cos थीटा। और अगर ये पाई करते हैं 180 करते हैं तो ये मिनिमम आएगा और ये क्या आएगा, रूट I1 बोलो रूट I2 का स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आपको मैंने क्या बताया कि ये 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि हमने बोलो ये 4 पॉइंट ये स्टडी की है। क्लियर? तो अब क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके लिए आपको अल्टीमेटली क्या पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम ए मैक्सिमम A1 प्लस A2। क्लियर? ए मिनिमम मैंने कहा A1 माइनस A2। क्लियर? आई मैक्सिमम ओके मैंने कहा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। क्लियर? आई मिनिमम क्या पता होना चाहिए, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। एक बार कैसे आए मैंने पूरे डेरिवेशन करके बताया। उसके अलावा आपको आई एवरेज अगर एग्जामिनर पूछता है तो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम क्लियर डिवाइड बाय 2। और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट पूछता है, क्लियर ओके कॉन्ट्रास्ट, क्लियर विपर्यास पूछता है, क्लियर ओके तो विपर्यास जो होता है, कॉन्ट्रास्ट जो होता है परसेंटेज में उसका फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय मैंने कहा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, और परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई 100। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी का एक फॉर्मूला और होता है और वो होता है 2 रूट I1 रूट I2 और I1 प्लस I2। डिपेंड करता है गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। अगर I1 I2 दे रखा तो इससे कर सकते हैं, और I मैक्सिमम I मिनिमम दे रखा तो इससे कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता नहीं है जो इनसे सोल्व नहीं होता हो। अब आपको इमेजिन करो कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा। आपको 3 ही वेराइटी होती है। क्लियर? 1, 2 और 3। ये वेराइटी आपने कर ली तो काम हो जाएगा। जैसे आपको इफ कहा गया कि A1 और A2 वो है 4:1। क्लियर ओके, और आपको पूछा यहाँ पर I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम का स्क्वायर बोलो रेशियो। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, I मैक्सिमम क्लियर क्या करूँगा A1 प्लस A2, और I मिनिमम करूँगा तो क्या करूँगा बोलो A1 माइनस A2। तो आपको पता है कि I मैक्सिमम और I मिनिमम अगर मुझे करना होगा तो यहाँ पर 4 + 1 4 - 1। क्लियर? तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। क्लियर ओके, बाकी तो आपको मैंने कहा मैक्सिमम पूछा है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको सपोज दैट इसी के अंदर आई एवरेज पूछे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम आ गया 5 + 3/2 बोलो 8 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 4। क्लियर? अगर आपको कॉन्ट्रास्ट पूछे तो भी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हैं बोलो आपको पता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम ओके डिवाइड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। क्लियर ओके, ये हम करते हैं
फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो आपने क्या देखा कि मैक्सिमम कितना आया, 5 - 3 और 5 + 3 मल्टीप्लाई 100। तो ये तो आपका हो गया बोलो कितना, 2, और ये हो गया बोलो 8। क्लियर, ओके। और मल्टीप्लाई 100, इसको कट किया तो 4 आया, इसको किया तो 25% आ गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर जो है आपको किसी भी क्वेश्चन में या तो A1 A2 देगा, या I1 I2 देगा, या I मैक्सिमम I मिनिमम देगा। आपको क्या करना, हर क्वेश्चन A1 A2 से करना है। जैसे आपको मैंने कहा कि इफ आपको दिया कि I1 ओके और I2 9:1 है, क्लियर, और आपको कहा गया फाइंड आउट, क्लियर, ओके, I मैक्सिमम ओके डिवाइड बाय I मिनिमम। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें ये प्रोसेस आना चाहिए कि आपका यहाँ पर A1 और A2 क्या हो जाएगा, बोलो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 और 1। बस एक बार A1 A2 आ गया, यही प्रोसेस फॉलो होगा। क्लियर, ओके, यही प्रोसेस फॉलो होगा, मतलब I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम। क्लियर, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और 2 काटा तो क्या आ जाएगा, 2। क्लियर, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि जब भी I मैक्सिमम निकालना है तो A1 A2 का एडिशन करना है और नीचे सब्ट्रैक्शन करना है। I एवरेज कॉन्ट्रैक्ट सब निकाल सकते हो। अगर आपको दिया कि I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम और एग्जामिनर ने दिया 4:1, क्लियर, ओके, तो आपको मैंने क्या कहा, फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमें A1 A2 निकालना है। क्लियर, ओके, आपको क्या करना है, A1 और A2। क्लियर, तो बाकी तो सब काम हो ही जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम, ये है बोलो आपका A1 + A2, क्लियर, डिवाइड बाय A1 - A2। क्लियर, बोलो अगर आपको यहाँ पर ये A मैक्सिमम A मिनिमम करना होता है तो ठीक है, नहीं तो स्क्वायर आएगा यहाँ पर, बोलो क्लियर, ओके। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो आपका यहाँ पर 25 और ये क्या हो जाएगा, 9। बिकॉज अगर A मैक्सिमम A मिनिमम पूछते तो A1 + A2, मैंने I मैक्सिमम पूछा तो स्क्वायर भी आएगा। क्लियर, ओके, तो आप यहाँ भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्लियर, ओके, क्या करना पड़ेगा, बोलो 25 ओके, बोलो मैंने कहा +9 डिवाइड बाय 2। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 34 डिवाइड बाय 2 यानी 17। क्लियर, और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट निकालना हो तो भी हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, 25 9 और 25 + 9 मल्टीप्लाई 100, जो आएगा ऑप्शन का अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर, ओके, I1 I2 दे रखा है तो पहले हम A1 A2 निकाल लेंगे और उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा, बोलो क्लियर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। क्लियर, ओके, मैंने कहा 4 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 4, ये काटा 4, देन लेट्स ऑल, आगे तो हो ही जाएगा। क्लियर, अब आपको मैंने कहा कि अगर आपको I मैक्सिमम I मिनिमम पूछा है और वो 4 1 है, क्लियर, A1 A2, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोलो A1 + A2, क्लियर, और A1 - A2, क्लियर, और आपने देखा कि I मैक्सिमम दे रखा 4 1, तो इधर रूट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 1। क्लियर, अब 2 1 तो A1 + A2 डिवाइड बाय A1 - A2 आया, हमें A1 A2 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो ये A1 + A2, क्लियर, 2A1 - 2A2। क्लियर, तो आपने देखा कि इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो ये क्या हो जाएगा, 3A2, और ये क्या हो जाएगा, बोलो A1। तो अल्टीमेटली आपको A1 ओके और A2 जो आ गया वो क्या आ गया, 3:1। क्लियर, ओके, क्या आ गया, बोलो आपका 3:1। उसके बाद तो हर काम कर सकते हैं। मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, I मैक्सिमम I मिनिमम का रेशियो, A मैक्सिमम A मिनिमम का रेशियो, I एवरेज, कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी पूछे, गिवन इंफॉर्मेशन या तो A1 A2 होगा, या I1 I2 होगा, या I मैक्सिमम I डिवाइड बाय I मिनिमम होगा। एक ही तरीका सिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है, हमेशा A1 A2 बनाकर ही क्वेश्चन करना है, दैट्स ऑल। क्लियर, ओके, उसके बाद आपको मैंने इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन कराए। नंबर 6 अगर बात करें तो YDSC, क्लियर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर, जो कि आपका किस पर बेस्ड है, किसकी, बोलो इंटरफेरेंस। क्लियर, मैंने कहा बेस्ड ऑन, क्लियर, इंटरफेरेंस
फेरेंस। अब क्या होता है कि स्टूडेंट YDSC में भी एक से ज़्यादा फॉर्मूले यूज करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बहुत ही कम फॉर्मूले हैं, यानी आप एक फॉर्मूले से YDSC के सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। YDSC में होता क्या है कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स लेते हैं, क्लियर, ओके, ये लाइट सोर्स लिया आपने और यहाँ पर ये डबल स्लिट ली है, क्लियर, ओके, ये आपको मैंने कहा दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d ली है और ये S1 है और ये S2 है, और यहाँ स्क्रीन लेते हैं और स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है, और लाइट सोर्स पॉइंटेड है, तो इससे आपका इस तरह से स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, क्लियर, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ओके, मैंने कहा बनेगा। तो इस वाले सोर्स से वापस इस तरह से और इससे वापस इस तरह से, तो क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल फ्रिंज मिलती है उसमें पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से वो तो CB सेंटर ब्राइस फ्रिंज ही बनती है, क्लियर, यानी YDSC में हमेशा सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी, वाइड बनेगी। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ से X डिस्टेंस पर, क्लियर, इसी स्क्रीन पर, क्लियर, ओके, कैसी फ्रिंज बनेगी, तो उसके लिए अगेन यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो इसमें क्या पाथ डिफरेंस आ रहा है, क्लियर, और सब कुछ उस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या बनेगी। तो आपको मैंने कहा इफ nth ब्राइट बने, क्लियर, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि nth ब्राइट यानी आपको ये जो पाथ डिफरेंस है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, यानी XD अपॉन D। यही वो ब्रह्मास्त्र है, अगर याद है तो सब काम हो जाएगा, क्लियर। और मैंने कहा कि YDSC में एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि NV ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी, वो डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कितना है, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, बस ये करना, काम हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा अगर nth क्या बने, ब्राइट, तो आपको पता है यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है उसके अंदर, बोलो, आपको मैंने कहा बोलो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये मैं कह सकता हूँ n लैम्डा, क्लियर। तो यहाँ n लैम्डा इज इक्वल टू XD अपॉन D, ये फॉर्मूला बना दिया, क्लियर। अगर मैं आपको कहूँ कि इफ nth जो बनेगी, क्लियर, वो कैसी हो, बोलो आपकी डार्क, क्लियर, ओके, फ्रिंज हो, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज अगर बने तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एटसेट्रा, क्लियर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, क्लियर, ओके, XD अपॉन D। तो इससे हम काम कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसकी जगह अगर हम यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है उसका मतलब यहाँ पर होगा कि 1 2 3 4 इस तरह से, और अगर इसकी जगह आप ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं देखते हो, ओके, तो एक ही बात है, यहाँ पर जो अगर ये फॉर्मूला लेंगे तो आपका n जो होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3, ओके, ऐसे, ताकि फर्स्ट जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, देन 3 बाई लैम्डा बाई 2, देन 5 लैम्डा बाई 2, देन 7 लैम्डा बाई 2। इन पाथ डिफरेंस पर हमेशा स्क्रीन पर आपकी डार्क फ्रिंज मिलेगी, और लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इन पाथ डिफरेंस पे हमेशा स्क्रीन पे क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर जो फ्रिंज, क्लियर, ओके, पैटर्न, क्लियर, फ्रिंज पैटर्न, ओके, इन मैंने कहा YDSC, क्लियर। तो ये आपका स्क्रीन है, सपोज दैट, तो स्क्रीन पर जो सबसे पहली मिलती है, सेंटर में मिलती है, वो तो क्या होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर क्या देखते हैं, उसके जस्ट अबव और जस्ट बिलो जो फ्रिंज मिलती है वो कैसी बनती है, डार्क, क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, बोलो डार्क फ्रिंज, क्लियर, ओके। ये भी कौन सी होगी, बोलो फर्स्ट, मैंने कहा डार्क फ्रिंज, ओके। उसके ऊपर जस्ट मैंने कहा अबव और बिलो, ये जो मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्राइट, ओके, फ्रिंज। और ये भी क्या होगी, बोलो फर्स्ट, मैंने कहा ब्राइट, ओके, फ्रिंज। तो हमें क्या पता चला कि बोलो ऐसे ही ऊपर और नीचे रहेगी, क्लियर। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे कि YDSC के अंदर फर्स्ट बोलो ब्राइट के अबव और बिलो कैसा मिलता है, तो अगर फर्स्ट ब्राइट की बात करेंगे, इसके जस्ट नीचे जो है वो डार्क, बोलो फर्स्ट डार्क होगी, और इसके बाद जो होगी वो जस्ट क्या होगी, सेकंड डार्क होगी, क्लियर, ओके। तो इस तरह से चलेगा, ये कौन सी होगी, सेकंड
डार्क फ्रिंज। ओके, अच्छा हम क्या देखते हैं YDSC के अंदर सभी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि फ्रिंज ओके विड्थ इन YDSE, क्लियर। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगेन मैंने कहा मैं कोई ज्यादा फॉर्मूला ध्यान ही नहीं रखना, डेल्टा x इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, यानी x d अपॉन d, क्लियर। अब अगर मैं आपसे करूं इफ फ्रिंज विड्थ बनेगी कहाँ, स्क्रीन पर, इसको मैंने मान लिया बीटा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये पाथ डिफरेंस क्या कर दिया, लेमडा, तो इधर लेमडा किया इधर बीटा किया, डी अपॉन डी, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया है, बोलो क्लियर। लेमडा मैंने कहा ये डी लेमडा अपॉन डी, क्यों याद रखें, अगर हम निकाल सकते हो तो, क्लियर। अगर आपको ये पता चला तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि फ्रिंज विड्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा फैक्टर्स, क्लियर, अफेक्टिंग ओके ऑफ बीटा यानी फ्रिंज विड्थ, बोलो फ्रिंज चौड़ाई, क्लियर। ओके, फ्रिंज चौड़ाई को मैंने कहा को प्रभावित करने वाले ओके कारक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमने लिया बोलो डिस्टेंस, क्लियर, ओके, बिटवीन मैंने कहा टू स्लिट, क्लियर। अगर इस वाले को देखें तो हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि YDSC के अंदर अगर हम बोलो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को इंक्रीज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, वो भी आंसर दे सकते हैं। बोलो इफ मैंने कहा कि डी इंक्रीज तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज, और ये डिक्रीज तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इंक्रीज, ओके। और अगर हमें तीन इंफॉर्मेशन दे तो चौथा निकालना हो तो बीटा 2 अपॉन बीटा 1, तो यहाँ पर D1 अपॉन D2, क्लियर, कि इतनी जब स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है तो फ्रिंज विड्थ इतनी मिलती है, अगर इतनी कर दी जाए तो कितनी होगी, तो वो यहां से निकाल सकते हैं। पहला फैक्टर समझ में आया होगा, ओके। दूसरा अगर हम लें तो वो क्या रहेगा, बोलो डिस्टेंस, क्लियर, बिटवीन मैंने कहा आपको स्लिट, क्लियर, एंड बोलो स्क्रीन, क्लियर। ओके, इस पर देखें तो आपको मैंने कहा क्लियर कि अगेन हमें पता है कि ये जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, डी लेमडा अपॉन डी, क्लियर। तो ये किसके साथ, कैपिटल डी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इंक्रीज, इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज, ओके। और वही अगर अपन ऐसा देखें कि बोलो बीटा 2 अपॉन बीटा 1, बोलो D2 अपॉन D1, यानी जब स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस इतनी होती है तो फ्रिंज विड्थ इतनी मिलती है, इतनी कर दी जाए तो कितनी, सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, मैंने कहा इफेक्ट, क्लियर, ऑफ लेमडा, क्लियर। तो आपको मैंने कहा यहाँ पर डी लेमडा अपॉन डी, क्लियर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए YDSC जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर हमेशा लाइट बोलो मोनोक्रोमेटिक ली जाती है। इसका मतलब हुआ कि जिस बोलो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट का वेवलेंथ बोलो लाइट यूज करेंगे तो उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज़्यादा। जैसे ये विप ग्योर है, क्लियर, ओके। तो इनमें से इधर जाते हैं तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज, तो आपका फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, बोलो इंक्रीज, क्लियर, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ मीडियम, क्लियर, इफेक्ट ऑफ मीडियम, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि YDSC एक्सपेरिमेंट को अगर हम एयर से वाटर में करें तो आपका क्या फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मीडियम में अगर हम फ्रिंज विड्थ करते हैं तो वो एयर से क्या होती है, कम होती है, क्लियर, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमें वाटर की बात करें तो ये 4/3 होता है, ग्लास की बात करें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए 3/2 होता है। तो आई होप आपको ये जो मैंने 4 फैक्टर बताए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट इंटरफेरेंस पढ़ाया, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इस टॉपिक के अंदर 3 फिनोमिना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरफेरेंस, क्लियर, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 2, मैंने कहा विवर्तन, क्लियर, ओके।
डिफ्रैक्शन। हालांकि आज तक ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, फिर भी इसमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है, तो कंडीशन मैंने आपको कहा कि कोई भी एपरेचर है या बैरियर है जिससे हम डिफ्रैक्शन करना चाहते हैं, बोलो उसकी जो साइज है वो वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। यानी ये अगर लाइट सोर्स है, बोलो क्लियर, ये क्या है, लाइट सोर्स है, क्लियर। और मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ एक स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो अगर मैं यहाँ से लाइट डालूंगा तो बोलो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल साइंस कहता है कि यही लाइट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो लाइट मिलती है, बोलो यहाँ पर भी लाइट मिलती है, तो यहाँ और यहाँ लाइट मिलना ओके, वो किसको शो करता है, डिफ्रैक्शन को। यहाँ पर ये जो मैंने लिया है वो एपरेचर है जिसकी साइज ए है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दूसरा करके बताऊँ, ओके, मतलब वास्तव में डिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये एक लाइट सोर्स है, बोलो क्लियर। यहाँ पर मैंने एक बैरियर लिया, क्लियर, ए साइज का, और यहाँ स्क्रीन है, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ और यहाँ ही लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में लाइट यहाँ पर भी मिलती है। ये दोनों जो है वो आपको किसको बताता है, डिफ्रैक्शन को। बट डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि साइज ऑफ बैरियर या साइज ऑफ एपरेचर वो किसके ऑर्डर का होना चाहिए, वेवलेंथ, जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। बोलो ये जो आपका डिफ्रैक्शन है वो साउंड वेव का भी होता है, लाइट वेव का भी होता है। साउंड वेव का लाइट वेव से ज़्यादा होता है, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि कभी भी हम विवर्तन से बोलो आपका तरंग, क्लियर, की लॉन्गिट्यूजनल या ट्रांसवर्स, क्लियर, अनु दे रही है, क्लियर, ओके, या मैंने कहा अनुप्रस्थ, क्लियर, अनुप्रस्थ प्रकृति, क्लियर, नेचर, क्लियर, ओके, यानी मैंने कहा लॉन्गिट्यूडिनल ओके, या ट्रांसवर्स, क्लियर, ट्रांसवर्स नेचर, क्लियर, नेचर का पता नहीं लगा सकते हैं, क्लियर, का पता नहीं बोलो लगा ओके सकते हैं, क्योंकि दोनों में होता है, क्लियर, क्योंकि ये इसके लिए पोलराइजेशन फिनोमेना हमारी नेक्स्ट वाली। उसके बाद आपको मैंने कहा कि आपके सिलेबस में एक्चुअली सिंगल स्लिट रहता है, क्लियर, तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंगल ओके स्लिट, ठीक है, डिफ्रैक्शन, क्लियर, ओके। एकल मैंने कहा आपको स्लिट विवर्तन, क्लियर। एकल स्लिट अगर हम यहाँ पर विवर्तन का देखते हैं तो बेसिकली वो दो हैं, क्लियर, एक फ्रेनेल का है और एक फ्रॉनहोफर का है। एक तो किसका है बोलो, फ्रेनेल विवर्तन, क्लियर, ओके, और एक कौन सा है बोलो, फ्रॉनहोफर, क्लियर, एक कौन सा है बोलो यहाँ पर, फ्रॉनहोफर, क्लियर, ओके, विवर्तन है। बोलो ये दो तरह के जो डिफ्रैक्शन है वो सिंगल स्लिट वाले हैं, क्लियर, यानी इंटरफेरेंस में हमने डबल स्लिट स्टडी किया, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्लियर, एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता है और एक कौन सा होता है बोलो, फ्रॉनहोफर, क्लियर, ओके, फ्रॉन मैंने कहा होफर, क्लियर, डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली रे डायग्राम में पता होना चाहिए कि फ्रेनेल में क्या होता है कि ये एक लाइट सोर्स है, क्लियर, ये कौन है बोलो, लाइट सोर्स है, और यहाँ पर जो सिंगल स्लिट लेते हैं और जो स्क्रीन लेते हैं वो लाइट सोर्स से नियर ही लेते हैं, क्लियर, ओके, ये स्लिट है बोलो और ये क्या है, स्क्रीन है, बोलो क्लियर, ओके। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, डेफिनेटली स्पेरिकल ही बनेगा। ये कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र बनेगा, क्लियर, ओके। और यहाँ पर मैंने कहा कि फ्रॉनहोफर में क्या होता है कि ये सिंगल स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो जो आपका लाइट सोर्स होता है वो बहुत दूर लेते हैं, क्लियर, क्या लेते हैं, बहुत दूर। तो इस वजह से जब लाइट सोर्स दूर होता है तो जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है, कैसा बनता है बोलो, प्लेन वेव फ्रंट, ओके। तो इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर, क्लियर, ओके, स्क्रीन पर रिजल्ट देने के लिए यहाँ एक कॉन्वेक्स, क्लियर, लेंस, क्लियर, का यूज किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर इस रे डायग्राम से हम चार डिफरेंस कर सकते हैं। नंबर वन, पहला डिफरेंस क्या है कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, स्लिट और स्क्रीन लाइट सोर्स के नियर होती है। फ्रॉनहोफर के अंदर बोलो जो आपका लाइट सोर्स है वो स्क्रीन और स्लिट से बहुत दूर होता है। नंबर टू, इसमें वेव फ्रंट बोलो स्पेरिकल बनता है, इसमें वेव फ्रंट प्लेन बनता है। इसके अंदर बोलो सेंट्रल फ्रिंज जो है बोलो क्लियर, ओके, ये जो सेंट्रल फ्रिंज है वो मे बी, क्लियर, मैंने कहा ब्राइट, क्लियर, ओके, और या मे बी मैंने कहा क्या बोलूँगा,
डार्क, कभी चमकीली कभी डार्क हो सकती है, लेकिन इसके अंदर ये कॉन्वेक्स लेंस यूज होने के कारण बोलो ऑलवेज सेंट्रल फ्रिंज क्या बनेगी, ब्राइट ही बनेगी। क्लियर, ऑलवेज क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज। और इसके अंदर कोई तरह का लेंस नहीं यूज करते, इसमें स्लिट और बोलो स्क्रीन के बिटवीन हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। आई होप आपको ये भी मेरी बात समझ में आई होगी। फिर फर्नल ने क्या है कि बोलो यहाँ पर रेडियस जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं उनकी रेडियस और एरिया निकालने का तरीका बताया। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बोलो रेडियस एंड एरिया क्लियर ऑफ, मैंने कहा ऑफ, क्लियर, बोलो फर्नल, क्लियर, ओके, फर्नल सर्कल, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये एक स्क्रीन है, सपोज दैट, ओके, इस स्क्रीन पर हमें यहाँ से बी डिस्टेंस पर, क्लियर, ओके, हमें क्या देखना है, यहाँ पर सर्कल देखना है, ओके। तो ये इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। बचपन से आपने देखा होगा एक लेजर लाइट होती है और एक आपका पेपर में छोटा सा छेद कर दीजिए और सामने प्लेन आपकी घर पे दीवार है, उस बोलो जो पोर है, एपरेचर है, उस पर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर आपकी लेजर लाइट रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जो भी है, उसको डालोगे तो आपको स्क्रीन दीवार पर बोलो बड़े बड़े से आपको सर्कल बने हुए मिलेंगे। बोलो इन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये कॉन्सेंट्रिक है तो इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है और इसकी क्या है, Rn है। बोलो क्लियर। तो इन्होंने फर्नल ने कहा जो Rn होगी वो NB लेमडा के इक्वल होगी। क्लियर, ओके। अगर मैं R1 करूंगा फर्स्ट सर्कल की रेडियस तो वो B लेमडा हो जाएगी। अगर मैं R2 करूंगा सेकंड सर्कल की तो 2B लेमडा हो जाएगी। अगर थर्ड की करूंगा तो 3B लेमडा हो जाएगी। इसका मतलब R1 R2 R3 उनका रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो 1:√2:√3। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये एरिया पहले सबसे पहले रेडियस बताई, क्या बताई, रेडियस। क्लियर, ओके। तो इसी तरह से अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है कि अगर मुझे इस nth सर्कल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इससे पहले वाले का लेस करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है ना। तो जब हम ये करते हैं तो हमें एरिया एक्चुअली मिलता है पाई बी लेमडा। यानी एरिया इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि कौन सा नंबर का सर्कल है, यानी फर्स्ट सर्कल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इन सब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। बोलो 1:1:1। आई होप आपको डिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। वेरी वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। तीन ही फिनोमिना है। क्लियर। तीसरी कौन सी है, बोलो पोलराइजेशन। अगर ज्यादातर क्वेश्चन या तो आता है इंटरफेरेंस से या आता है ध्रुवण से। क्लियर। इसके लिए पहले सबसे पहली बात क्या, यही वो फिनोमिना है जिससे हम लॉन्गिट्यूडनल किसी भी वेव के लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स नेचर का पता लगा सकते हैं। ये तो लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो मैंने कहा ध्रुवण जो घटना होती है, ओके, पोलराइजेशन, इस पोलो से मैंने कहा तरंग, क्लियर, ओके, तरंग की अनुप्रस्थ, क्लियर, अनुप्रस्थ, ओके, या अनुदैर्ध्य, क्लियर, अनुदैर्ध्य प्रकृति, क्लियर, ओके, बोलो का मैंने कहा पता लगा, ओके, सकते हैं। क्लियर। यानी मेरे कहने का मतलब है जो पोलराइजेशन है, क्लियर, ओके, पोलराइजेशन फिनोमिना है उससे हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेट, क्लियर, ओके, मैंने कहा डिटर्मिनेट, ओके, ट्रांसवर्स, क्लियर, ओके, ट्रांसवर्स, ओके, बोलो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, क्लियर, लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ट्रांसवर्स वेव होगी, क्लियर, उसका पोलराइजेशन होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं होता है, इसीलिए इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली पोलराइजेशन क्या चीज़ होता है, तो जब भी हम ये नॉन पोलराइज लाइट है, ऐसी लाइट जिसका बोलो कम वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, क्लियर, या इसी को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दें, क्लियर, ओके, यानी ये जो नॉन मैंने कहा पोलराइज, ओके, पोलराइज, ओके, लाइट है, ओके, उसको हम किस में बदलते हैं, PL, पोलराइज, मैंने कहा प्लेन पोलराइज लाइट, क्लियर, ओके, पोलराइज, ओके, लाइट में बदल देते हैं। अध्रुवित प्रकाश को हम किस में बदल देते हैं,
ध्रुवित प्रकाश में। क्लियर? ओके, तो उस घटना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। क्लियर? यानी पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि नॉन पोलराइज लाइट को किस में बदलना? पोलराइज लाइट पे। क्लियर? उसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? बोलो, आप कहोगे इसको पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन के अंदर आपके कोर्स में दो नियम है, एक बूस्टर लॉ है और एक मेलस लॉ है, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो मैंने लिखा बूस्टर का नियम। क्लियर? ओके, बूस्टर का नियम क्या कहते हैं? बूस्टर लॉ क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पर एक लाइट डालते हैं, क्लियर, और वो कैसी है? बोलो, नॉन पोलराइज लाइट। कैसी लाइट है? बोलो, नॉन, मैंने कहा पोलराइज लाइट। क्लियर? ओके, ये नॉन पोलराइज लाइट है। क्लियर? तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम पोलराइज एंगल पे डालते हैं तो जो रिफ्लेक्टिव रेज होती है वो क्या मिलती है? हमें पीपीएल मिलती है, प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। यानी पोलराइज लाइट अगर हमें मिल जाती है। क्लियर? ओके, तो ऐसा किन्होंने बताया? इन्होंने। तो इन लोगों ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन एंगल है वो क्या होगा? तो इन्होंने बताया कि 10 IP इज इक्वल टू म्यू। क्लियर? ओके, ये क्या है? बोलो, पोलराइज एंगल है। क्लियर? ओके, पोलराइज क्या है? बोलो, एंगल है, ध्रुवण। ओके, मैंने कहा ध्रुवण, ध्रुवण कोण। ओके, और ये जो है आपका क्या होगा? डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर? ओके, आपको माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक। ओके, तो आई होप यहाँ से दो तीन वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कभी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, क्लियर, ओके, और आपको पोलराइजेशन एंगल पूछे तो आप निकाल सकते हो। पोलराइजेशन एंगल दे दे और आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो वो भी बता सकते हो। क्लियर? और उसके बाद है नंबर 4, मेलस का नियम। क्लियर? मेलस का नियम। क्लियर? ओके, मेलस लॉ। अगर हम मेलस लॉ की बात करें तो मेलस ने क्या कहा कि जब भी अगर हम, ये एक पोलराइड होता है। क्लियर? ओके, पोलराइड का मतलब होता है कि जो नॉन पोलराइज लाइट को किस में बदलता है? पोलराइज में। क्लियर? यानी ये मैंने एक लाइट डाली है। क्लियर? ओके, और मैंने बोला कि ये लाइट नॉन पोलराइज लाइट है। तो ये क्या करता है कि ये जो इंसिडेंट लाइट, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसको पोलराइज कर देता है, लेकिन 50% क्या करता है? इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरे कहने का मतलब ये नेचर होता है इसका। क्लियर? ओके, अगर आप यहाँ आई डालोगे, बोलो आपका, तो यहाँ पर आई टी क्या मिलेगी? I/2 ही मिलेगी। यानी 50% क्या करेगा? बोलो, इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, इंटेंसिटी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। ये इसका नेचर है। क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा कि अगर एग्जामिनर मुझे बोले कि मुझे ट्रांसमिटेड लाइट आई मिली, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने कितना डाला था? 2I। ऐसा भी एग्जाम में उल्टा भी पूछ लेते हैं। अब मेलस ने अपना एक नियम दिया। मेलस ने कहा कि अगर सपोज दैट ये नॉन पोलराइज लाइट है। क्लियर? ओके, ये क्या है? बोलो, नॉन, मैंने कहा पोलराइज लाइट। यहाँ पर एक मैं पोलराइजर लूँ और एक मैं एनालाइजर लूँ। क्लियर? ओके, P1 P2, तो वो क्या देखता है? इससे तो मुझे पोलराइज लाइट मिलेगी। क्लियर? और इससे मुझे जो ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगी, क्लियर, उसका जो इंटेंसिटी होगी वो I0 cos स्क्वायर थीटा के, बोलो, बराबर होगी। यानी आपको यहाँ पर अगर ये दोनों अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा? एंगल 0, तो क्या होगा? ये I0 है तो ये यहाँ पर भी क्या मिल जाएगी? I0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको 0, और अगर मैंने कहा 60 30 50 किसी पे भी है तो ये थीटा क्या होता है? एंगल, मैंने कहा बिटवीन P1 एंड P2। और ये I0 क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, मैक्सिमम, मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? और IT क्या होता है? ट्रांसमिटेड। क्लियर? ओके, मैंने कहा ट्रांसमिटेड, बोलो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी एक जो है वो आपका, मैंने कहा, बोलो, यहाँ पर प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। क्लियर? अधिकतम, ओके, तीव्रता। और एक क्या होता है? बोलो, आपको मैंने कहा ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, इंटेंसिटी ऑफ, मैंने कहा, लाइट। क्लियर? ओके, यहाँ पर इंटेंसिटी, क्लियर, ओके, ऑफ लाइट, यानी पारगमित प्रकाश की तीव्रता। क्लियर? क्या लिखता हूँ? बोलो, पारगमित, ओके, प्रकाश की
तीव्रता। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर कोस स्क्वायर आता है, तो अगर आपका एंगल 30 दिया तो 30 कोस की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपको स्क्वायर करना नहीं भूलना, ये बस आप ध्यान रखना। बाकी मेलस का लॉ डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। आई होप आपको इस वेव ऑप्टिक्स की तीनों घटनाएं, एक व्यतिकरण इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन विवर्तन और एक पोलराइजेशन, आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवाइज कर दिया है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इस क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको ये सिलेक्शन सीरीज समझ में आ रही होगी और इसका आप भरपूर आनंद और इसका एंजॉय और इसका यूज कर रहे होंगे। कमेंट्स करके बताएं, आपको बोलो और अच्छे अच्छे टॉपिक जल्दी ही आपको मिलते रहेंगे।